नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपने पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। अभी तक अपने ने नागभट्ट द्वितीय से पहले का अपने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ लिया है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के इतिहास का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, सेकेंड ग्रेड, रीट, सेट और ईओआर और सीईटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका अधिक समय न लेते हुए अपने वीडियो को शुरू करेंगे। साथियों, आपको एक बात याद रखनी है, आपको निरंतर मेहनत करते जाना और ये जो गुर्जर प्रतिहार के जो टॉपिक है इसको बहुत ही बिंदुवार कवर किया गया, ताकि अपने इधर उधर फैला हुआ जो बिखरा हुआ जो तथ्य है उनको सारगर्भित करते हुए आपके लिए यह सामग्री तैयार की गई है। तो अपने अब इसको शुरू करेंगे। नागभट्ट द्वितीय के बारे में बात कर लेते हैं। नागभट्ट द्वितीय था वह वत्सराज और रानी सुंदर देवी का पुत्र था। वह नागभट्ट द्वितीय वत्सराज वह रानी सुंदर देवी का पुत्र था। ठीक है। नागभट्ट द्वितीय ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के शासक जो कि आयुध वंश का था को परास्त कर कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। यदि प्रश्न बन जाए कि नागभट्ट द्वितीय ने किसको पराजित कर कन्नौज पर अपनी पताका फैलाई या लहराई या गुर्जर प्रतिहार वंश की कन्नौज शाखा का प्रारंभ किया, तो साथियों उसने आयुध वंश के शक्तिहीन शासक चक्रायुध को पराजित कर गुर्जर प्रतिहार वंश की कन्नौज शाखा की नींव रखी। ठीक है। नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का आरंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि प्रश्न बन जाए कि गुर्जर प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ, तो साथियों उत्तर क्या होगा? नागभट्ट द्वितीय। एक झटके से होना चाहिए, नागभट्ट। ठीक है साथियों, देखो मन्ने सिसवे तथा राधनपुर, मन्ने सिसवे व राधनपुर, याद रखना आपको कि अभिलेखों से पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय अपने पिता वत्सराज की पराजय का बदला लेने के लिए राजपूत शासक गोविंद तृतीय से युद्ध किया। मतलब मन्ने, सिसवे और राधनपुर अभिलेखों से हमें पता लगता है कि अपने पिता वत्सराज या वत्सराज की पराजय का बदला लेने के लिए उसने राजपूत शासक गोविंद तृतीय से युद्ध किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंद तृतीय से युद्ध किया। राजपूतों से हार के पश्चात, मतलब राजपूतों की से हारने के पश्चात भी नागभट्ट द्वितीय ने सांस नहीं छोड़ा। ठीक है। और आयुध शासक चक्रायुध को हराकर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर नामक स्थान पर, मुंगेर कहां स्थित है? बिहार में स्थित है। कहां पर? बिहार में स्थित है। कहां स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है साथियों। तो वहां पर पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित किया। और नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कहां से पता लगता है? हमें नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का जो वर्णन है हमें मुख्य रूप से ग्वालियर परिस्थिति से इस बात का ज्ञान होता है कि मुंगेर का युद्ध वगैरह जो भी उन्होंने अपने शासनकाल में ली थी उसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमें ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। चौहान शासक गुवक प्रथम नागभट्ट का सामंत था। बहुत इंपॉर्टेंट है, चौहान शासक जो गुवक था वह नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। गुवक ने धर्मपाल को पराजित करने में जो कि पाल शासक था, मुंगेर के युद्ध में जो मुंगेर का युद्ध हुआ था जिसमें धर्मपाल की पराजय हुई थी और नागभट्ट द्वितीय विजयी हुआ था, उस युद्ध को जीतने में मुख्य योगदान गुवक प्रथम जो कि एक चौहान शासक था, जो कि नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, का महत्वपूर्ण योगदान था। अरब आक्रमणकारियों पर पूर्ण रोक लगाने वाले, देखो पूरी तरह से, यदि प्रश्न बन जाए कि अरब आक्रमणकारियों के आक्रमणों पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला शासक कौन था, तो वह नागभट्ट द्वितीय था। नागभट्ट द्वितीय को दानशीलता व कन्यादान करने के कारण नागभट्ट द्वितीय को दानशीलता व कन्यादान करने के कारण कर्ण की उपाधि दी गई है, जिसका उल्लेख कहां मिलता है? ग्वालियर परिस्थिति में मिलता है।
दान, कन्या दान करने के कारण, दानशीलता के कारण उनको क्या कहा गया है? कर्ण कहा गया है, जिसका उल्लेख मध्य प्रदेश की ग्वालियर परिस्थिति से मिलता है। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में समाधि ली थी, जिसकी जानकारी चंद्रप्रभ सूर्य के प्रभावकम चरित्र नामक ग्रंथ से मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा साथियों, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय, ग्वालियर अभिलेख से यह पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने आंध्र, विदर्भ जो कि महाराष्ट्र का भाग था, कलिंग जो कि उड़ीसा का भाग था, को विजय किया। अब रामभद्र की बात कर लेते हैं। रामभद्र को राम या रामदेव भी कहा गया है। जो रामभद्र है उसको राम तथा रामदेव भी कहा जाता है। बादल अभिलेख से यह पता चलता है कि रामभद्र को पालों के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा था। यदि प्रश्न बन जाए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि रामभद्र को पाल शासकों के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा था, तो बादल अभिलेख। जो कलहण की राज तरंगिणी है, जो पुस्तक कलहण की जो राज तरंगिणी है, ठीक है, उसमें मिहिर बोध की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। यदि कलहण की पुस्तक जो राज तरंगिणी है उसमें मिहिर बोध की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, ठीक है साथियों। अरब यात्री सुलेमान की पुस्तक किताबुल हिंद वल सिंध में भी मिहिर बोध के बारे में जानकारी मिलती है। सुलेमान की जो पुस्तक है उसमें मिहिर बोध, जो किताबुल सिंध वल हिंद जो पुस्तक है उसमें मिहिर बोध के बारे में सुलेमान ने क्या क्या बातें कही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या कहा उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। अब एक बात उन्होंने कही है कि मिहिर बोध अरबों का स्वाभाविक शत्रु है। यदि प्रश्न पूछ ले कि मिहिर बोध के बारे में किसने यह कहा है कि अरबों का स्वाभाविक शत्रु है, सुलेमान ने कहा था अपनी पुस्तक में। कवि को प्रत्येक श्लोक की रचना पर 1 लाख मुद्राएं देता था, ठीक है। यदि यह पूछ ले तो किस शासक जो कि 1 लाख मुद्रा अपने कवि को प्रत्येक श्लोक की रचना पर देता था, तो उत्तर क्या होगा? मिहिर बोध। इस्लाम की दीवार कहा गया मिहिर बोध को। मिहिर बोध अरबों का अमित्र है, यानी कि अरबों का शत्रु है। बोध ने पश्चिम में अरबों के प्रसार को रोक दिया था, ठीक है। यदि पूछ ले पश्चिम में, यदि पूर्णत पूछ ले तो पूर्णत तो नागभट्ट हो गया, और पश्चिम में विस्तार को रोक दिया तो उत्तर क्या होगा साथियों? उत्तर होगा मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहारों की अश्वसेना तत्कालीन भारत की सर्वश्रेष्ठ अश्वसेना थी। इस बात का उल्लेख कौन करता है? सुलेमान करता है। 1893 ईस्वी के एक प्रतिहार लेख में दंड पासिक नामक अधिकारी का उल्लेख किया गया है। यदि प्रश्न बन जाए कि 1893 के ईस्वी के एक लेख में दंड पासिक नामक अधिकारी का उल्लेख किया है, दंड पासिक का अर्थ होता है पुलिस अधिकारी, तो मुख्य रूप से इस अभिलेख का उल्लेख में क्या हुआ? दंड पासिक नामक अधिकारी का। और यह किस काल से संबंधित था? गुर्जर प्रतिहार। यदि प्रश्न बन जाए कि उन्हें गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा गया है? गुजरातरा का निवासी होने के कारण। गुजरातरा मतलब प्राचीन काल में गुजरात को गुजरातरा या लाट कहते थे, लाट। तो यहां का निवासी होने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। उत्तर प्रदेश के बेगरामा लेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला किसको कहा गया है? मिहिर बोध को कहा गया। यदि प्रश्न बन जाए कि मिहिर बोध को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला किस लेख में कहा गया है, तो उत्तर प्रदेश के बेगरामा अभिलेख में कहा गया है। अब मिहिर का शाब्दिक अर्थ सूर्य, मिहिर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूर्य का प्रतीक। यदि प्रश्न बन जाए कि मिहिर बोध का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सूर्य का प्रतीक। मिहिर बोध को प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है। जिस प्रकार कुंभा के पुत्र उदयकरण को गुहिल वंश में पितृहंता कहा जाता है, राठौड़ वंश जो कि मारवाड़ में था, उसमें प्रथम पितृहंता मालदेव को कहा जाता है, द्वितीय पितृहंता अभय सिंह को कहा जाता है। इसी प्रकार मिहिर बोध को प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है, यानी कि पिता की हत्या करने वाला। उसने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था। मिहिर बोध गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे शक्तिशाली शासक था। यदि प्रश्न बन जाए कि
गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो उत्तर क्या होगा? एक झटके से उत्तर होना चाहिए, मिहिर भोज। मिहिर भोज का काल गुर्जर प्रतिहार वंश के चरमोत्कर्ष यानी कि उनकी शक्ति एकदम चरम सीमा पर थी, इस बात का पता चलता है कि मिहिर भोज एक शक्तिशाली शासक था। ग्वालियर प्रशस्ति में मिहिर भोज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है इनकी बात कर लेते हैं। मिहिर भोज की उपाधियों के बारे में बात करेंगे। पहले मिहिर भोज की चांदी व तांबे के सिक्कों पर, मिहिर भोज की चांदी व तांबे के सिक्कों पर उसकी उपाधि, यदि प्रश्न बन जाए कि मिहिर भोज के सिक्कों पर कौन कौन से सिक्कों पर उसकी उपाधि आदिवरा के बारे में पता चलता, तो सोने, चांदी और तांबे की मुद्राओं पर। अरब यात्री सुलेमान व कलण, अरब यात्री सुलेमान व कलण मिहिर भोज की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तारीफ करते हैं, जो कि आरपीएससी के पहले कई एग्जाम्स में आ चुका है। अपनी बात कर लेते हैं अब उपाधियों की। आदिवरा की उपाधि यदि पूछ ले अभिलेख में, सिक्कों की न पूछकर अभिलेख की पूछ ले, तो उत्तर क्या होगा? ग्वालियर अभिलेख। आदिवरा उनकी एक उपाधि थी, सार्वभौम उनकी उपाधि थी, मालवा चक्रवर्ती उनकी उपाधि थी, और प्रभास पाटन, प्रभास पाटन उपाधि का उल्लेख दौलतपुर अभिलेख में हुआ है। कौन से अभिलेख में हुआ है? दौलतपुर अभिलेख में हुआ है। अब महेंद्रपाल की बात कर लेते हैं। महेंद्रपाल प्रथम है ये साथियों, ठीक है। महेंद्रपाल का गुरु और दरबारी कवि कौन था? राजशेखर। राजशेखर ने अपनी पुस्तक व ग्रंथों में महेंद्रपाल को क्या क्या कहा है? ध्यान देने योग्य बात है। राजशेखर ने अपनी कौन कौन सी पुस्तकों में क्या क्या कहा है? राजशेखर ने क्या क्या कहा है महेंद्रपाल को, उसकी बात कर लेते हैं। रघुकुल चूड़ामणि कहा है, एक तो रघुकुल चूड़ामणि कहा है, निर्भय राज नरेंद्र कहा है, महिषपाल कहा है, और महेंद्रा युद्ध कहा है। आदि नामों से पुकारा है अपनी पुस्तकों में। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। महेंद्रपाल के गुरु व राज्यसभा के दरबारी राजशेखर की रचनाओं से कन्नौज के वैभव के बारे में पता चलता है। राजशेखर की रचनाओं से कन्नौज के वैभव के बारे में, कन्नौज कितना वैभवशाली था। कन्नौज को कुश स्थल भी कहा गया है, कुश स्थल भी कहा गया है। किस पुस्तक में कहा गया है? हर्ष चरित्र में कहा गया है। और इसके रचनाकार कौन थे? बाण भट्ट। और कुछ स्थल को या कन्नौज को महोदय नगर भी कहा गया है, महोदय नगर भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राजशेखर ने विदुषाल भंजिका, संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा था विदुषाल भंजिका नाटक, उसमें अपने शिष्य महेंद्रपाल को निर्भय नरेंद्र कहा है। क्या कहा है? विदुषाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय नरेंद्र, ठीक है। और रघुकुल तिलक, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल तिलक, और बाल भारत में क्या कहा है? रघु ग्रामीणी। यदि प्रश्न बन जाए कि रघु ग्रामीणी महेंद्रपाल को किस ग्रंथ में कहा गया है? बाल भारत, रचिता राजशेखर। यानी कि रघु ग्रामीणी का क्या अर्थ होता है? रघु वंशावलियों में अग्रणीय है, ठीक है। महेंद्रपाल को निर्भय नरेश भी कहा गया है। राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर प्राकृत भाषा में कपूर मंजरी नामक ग्रंथ लिखा, ठीक है। राजशेखर के, ध्यान रखने योग्य बात है, राजशेखर के सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे, केवल और केवल एकमात्र ग्रंथ जो कि प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, कौन सा था? कपूर मंजरी, जो कि अपनी पत्नी राजशेखर, जो कि एक क्षत्रिय थी और राजशेखर एक ब्राह्मण थे, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूं कि ये आपको यह जो गुर्जर प्रतिहार का जो आज का वीडियो था आपको पसंद आएगा। आपके लिए मैं विश्वास दिलाता हूं 100% सामग्री इन्हीं बिंदुओं में से आ जाएगी। साथियों मेहनत करते रहिए, और मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। सामान्य व्यक्ति के ऊपर जाने के लिए मेहनत की बहुत आवश्यकता होती है। आप मेहनत करें, और कोई भी एक दिन में ज्ञानी नहीं बनता है। ज्ञानी तो सालों साल कार्य करने के बाद ही बनता है व्यक्ति, और ज्ञान तो अनंत है, कहा जाता है ना, ज्ञान अनंत है। आप मेहनत करते जाइए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा।
पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते जाइए और अपनी योग्यता में विश्वास रखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, यानी कि मन को मजबूत रखें। यानी यदि मन दृढ़ है तो आप कुछ भी कमाल कर जाओगे। साधारण व्यक्ति ही कमाल करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रिलियंट बच्चे तो आईआईटीएन बन जाते हैं या नीट का डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद बचते कौन है? सामान्य बुद्धि औसत विद्यार्थी। वही विद्यार्थी आईएएस बनते हैं, आरएस बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और जो भी वो जीवन में चाहते हैं बनते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन, आप सिर्फ मेहनत करते जाइए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने अपना टेलीफोन नंबर भी दे रखे। जिस भी विद्यार्थी को लगता है कि मेरे मदद से उनका कल्याण हो सकता है, उनका मोटिवेशन मिल सकता है, तो वो ले सकते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया होगा, अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें ताकि मुझे मनोबल मिले और मैं आपके बीच 365 दिन 24 घंटों